नमस्कार, खेल जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में न सिर्फ अपना बेहतर प्रदर्शन किया है बल्कि अमिट छाप भी छोड़ी है, जिसका कारण है एक योजना जिसका नाम है खेलो इंडिया। इस योजना में न सिर्फ खेल संरचनाओं के निर्माण और प्रशिक्षण पर बल दिया गया है बल्कि खेल आयोजन पर भी विशेष महत्ता दी गई है, चाहे वो स्कूली स्तर की खेल योजनाएं हों या विश्वविद्यालय की या यूथ के लिए, ताकि ये माना गया कि जो भी प्रतिभा की खोज है या किसी भी प्रतिभा के निखारने का जो मौका प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है वो है प्रतियोगिता। आगामी 25 मई से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो रही है, जो इस खेलो इंडिया स्कीम की एक कड़ी है। इस यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 3 खास मेहमान को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी और यूं कहें कि बैडमिंटन के भीष्म पितामह बिहार में अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ NIS एथलेटिक प्रशिक्षक श्री प्रेमचंद झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल समीक्षक श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव सर जी, जिनकी पैनी नजर न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर बल्कि छोटे स्तर पर भी आयोजनों पर विशेष रहती है। सबसे पहले मिश्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इस यूनिवर्सिटी खेलों के न सिर्फ चैंपियन रहे हैं बल्कि वो दिन सभी याद करते हैं जो कि आपके मैचेस देखने के लिए स्पेशल जो फाइनल मैचेस होते थे या आपके जो डबल्स के मैचेस होते थे सिंगल्स के। तो आप यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले के और आज के यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या अंतर देखते हैं? ऐसा है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में खेलते थे तो सबसे पहले तो हम लोगों का सिलेक्शन अपने कॉलेज में हुआ करता था, फिर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते थे और उसके बाद ही उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सभी खिलाड़ियों का चयन किया जाता था। जो पहले एकमात्र हम लोगों का टूर्नामेंट होता था ऑल इंडिया, इसमें इस जोन होता था। पहले 4 जोन में बटे होते थे और हम इस जोन में आते थे, तो हम लोग इस जोन के लिए खेलने जाते थे। मैंने जब पहले बार यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया तो सौभाग्य से हम लोगों ने ईस्ट जोन चैंपियनशिप जीता। वो मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई थी, वर्ष था 1973, जिसमें मुख्य जो उसके सूत्रधार थे हमारे भाई साहब थे श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, हमारे एक और सहयोगी थे श्री स्वर्गीय चंद्र विकास जी। ये लोग हमारे टीम में थे, हम लोगों ने जीता। और इसके बाद हम लोगों का इंटर जोन इंदौर में हुआ था, गए हम लोग खेलने, लेकिन किसी कानूनी पचड़े के कारण वो इंटर जोन नहीं हो सका और हम लोग लौट कर आए। तो पहले खिलाड़ियों को अवसर बहुत कम मिला करता था, खास करके यूनिवर्सिटीज के मामले में। एक बार मुझे याद है 1976 वर्ष था, उस बार बिहार में इंटर यूनिवर्सिटी का एक आयोजन किया गया था, बिहार इंटर यूनिवर्सिटी। उसमें सभी गेमों को लिया गया था, बैडमिंटन भी था, एथलेटिक्स, जितने गेम थे सभी थे, लेकिन वो चला नहीं। मुझे लगता है शायद एक ही आयोजन के बाद वो खत्म कर दिया गया। इससे क्या होता है कि हम जो खिलाड़ी उस समय थे, हम लोगों का एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं हो पाता था और उसके कारण हम लोगों के जो बाहर निकलकर खेलने का एक्सपीरियंस होता था वो कम हो जाता था और एक भय का माहौल रहता था, क्या होगा। इस डर से भी खिलाड़ी अपना पूरा 100% नहीं दे पाते थे। अब तो अच्छा है, अब देखा है कि
यूनिवर्सिटीज गेम खेलो इंडिया के तहत लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी खिलाड़ियों को इससे मदद मिलेगी, तरह तरह के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और लोगों का गेम और बेहतर हो सकेगा। वैसे भी भारत में पहले की तुलना अगर करेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हर गेम में है। पहले बैडमिंटन में हम लोगों के समय 2 खिलाड़ी प्रमुख हुआ करते थे। एक थे श्री प्रकाश पादुकोण जिन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता था, और दूसरा हमारे जो खिलाड़ी थे वो थे सैयद मोदी, वो भी कहता है कॉमनवेल्थ गेम जीता था। यही 2 मेन खिलाड़ी हमारे यहाँ उस समय हुआ करते थे। अभी खिलाड़ियों का बंच है हमारे पास। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतने अच्छा प्रदर्शन करके और अपना विश्व में अपना एक स्थान बनाया है जो सचमुच हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, और मैं चाहूँगा कि ये और भी अच्छा हो। जी प्रेमचंद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ NIS प्रशिक्षक हैं, खुद राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। ये खेलों के आयोजन प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस खेलो इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है खेलों का आयोजन पर विशेष जोर दिया। देखिए, पहले आप समझिए कि खेलो इंडिया का कंसेप्ट कहाँ से आया। खेलो इंडिया का जो कंसेप्ट था, ये सबसे पहले राजवर्धन सिंह राठौर की दिमाग की उपज थी, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया था। इसको लागू किया गया 31 जनवरी 2018 को, और ये इतनी बड़ी योजना है कि इसमें 1764 करोड़ रुपया रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होगी। ट्रेनिंग पर्पज से इसको काफी बढ़ा दिया गया है। अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि उस जमाने में एक्सपोजर नहीं मिलता था, आज आपको भरपूर एक्सपोजर मिलता है। उस जमाने में कोई फॉरेन कोचेस के बारे में सोचता नहीं था, एकेडमी के बारे में नहीं सोचता था। आज बैडमिंटन का एकेडमी हैदराबाद में भरा पड़ा है, आपके बिहार तक में एकेडमी खुल रहा है। तो ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब बच्चा ये नहीं कर सकता कि उसको कोच नहीं मिल रहा है। मैं जिस जमाने में एथलीट था यहाँ पर, उस समय बिहार में पटना में एक भी NIS कोच नहीं थे। हमारे फीमान से कोचिंग लेने जमशेदपुर जाते थे, 2 या 3 कोच बिहार में थे। आज कोचेज की संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, ये सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कम है। सिंथेटिक ग्राउंड आज भी आपको सिर्फ पाटलिपुत्रा स्टेडियम में है। आप यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के पास अपना 400 मीटर का ट्रैक नहीं है। सिंथेटिक ट्रैक की तो बात छोड़िए, एस्ट्रोटर्फ हमारे यहाँ नहीं है, स्विमिंग पूल हमारे यहाँ नहीं है, फिर मेडल हमको आएगा कहाँ से। ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ी है, लेकिन जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हमारे यहाँ आज भी 2.5% आदमी ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। इसी को खेलो इंडिया में जो है 2000 करोड़ आदमी को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कई सेगमेंट्स में खेलो इंडिया बटा हुआ है, और इस बात की गारंटी है कि अपने यहाँ ब्लू रेगुलेशन हुआ, ग्रीन रेगुलेशन हुआ, व्हाइट रेगुलेशन हुआ, लेकिन 2018 के बाद स्पोर्ट्स रेगुलेशन लाने की तैयारी सरकार ने कर दी है। अब गेंद खिलाड़ियों के पाले में है, सरकार ने सुविधा दी है, पैसा दिया है, काफी फैसिलिटी दी है। अब प्लेयर्स को चाहिए कि सुविधाओं का रिजल्ट लेकर के वो सरकार को चाइना और अमेरिका के आसपास लाने का मौका दें। राजीव जी, आप लंबे समय से न सिर्फ समीक्षक के रूप में, बल्कि आप उस आयोजन के खुद ये रखे पार्ट रहे हैं जी, किसी रूप से बहुत बड़े से बड़े आयोजन में। ये तीसरा एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, और ये अब तक का सबसे बड़ा होगा। न सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से नंबर ऑफ गेम 25 रखे गए हैं। तो कैसे इसको आप देखते हैं, ये जो यूपी में हो रहा है 4 विभिन्न शहरों में आयोजन? जी देखिए, खेलों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा आयोजन है। यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये तीसरा आपने कहा। पहला जो उड़ीसा में हुआ था, उसके बाद से बेंगलोर में हुआ था, और तीसरा ये है 4 शहरों में हो रहा है, एक नोएडा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में। तो कहने मतलब उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, और उसमें 4 विभिन्न जगहों पर, बड़े शहरों पर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक साथ पूरे प्रदेश में खेल का माहौल बनेगा। अब देखिए कि इस खेलों की विशेषता आप इसे समझिए कि अभी बुद्ध पूर्णिमा को ही जो हमारे माननीय
खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिलकर इसका लोगो का, इसके जर्सी का, इसके एंथम का, इसके मशाल का और इसका शुभंकर जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैस्कॉट का उद्घाटन किया। और इसका जो मैस्कॉट उन्होंने रखा उसका जीतू नाम है, जो कि बारहसिंघा एक है, जो कि स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है, संयम को भी दर्शाता है। और मशाल, अभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मशाल दौड़ आयोजित की गई है। इससे क्या होगा कि एक माहौल बनेगा, पूरे प्रदेश में खेल का माहौल बनेगा। और आयोजन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि खेल प्रतियोगिता आयोजित कीजिए, खिलाड़ियों को पदक बांटिए और उसके बाद फिर अपने अपने घर चले जाइए, ये उद्देश्य कभी नहीं होता। और खेलो इंडिया का तो है ही नहीं, जैसा अभी ये बता रहे थे प्रेमचंद जी ने, बिल्कुल सही कहा। जो खेलो इंडिया जो कंसेप्ट आया है और 18 में जब पहली बार आयोजन हुआ, उसके बाद से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। और ये चेंज लोगों के परसेप्शन में आना जरूरी है कि खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब आप देखिए कि इसमें हम लोग इसको ये कहते हैं कि जो हमारी जो खेल संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने का एक प्रकार से ये प्रयास है। अब इसमें योगासन और मलखंभ जैसे खेल रखे गए हैं। ये हमारे पुराने समय के योगासन क्या है, इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है, मानसिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति की बात हम करते हैं। ये सारी चीजें आयोजन, मतलब सारी चीजें समाहित हैं। अब जैसे खेल का आयोजन हुआ तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि आप खेल आयोजित किए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के साथ ही है। जैसा आप बता रहे थे कि बिहार में उसकी कमी है, और उसके साथ साथ खेल अकादमियों का निर्माण होना है। अब खिलाड़ियों को तो एक प्लेटफॉर्म मिला। अगर आप अंडर 17, अंडर 21 में है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आते हैं आप। और अगर आप यूनिवर्सिटीज में आ गए हैं, उसके बाद से आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। अंडर 21 में आपने अच्छा परफॉर्म किया, प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी गेम्स है, अंडर 27 तक इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें उनको प्लेटफॉर्म मिला। अगर आप यहाँ कुछ परफॉर्म करते हैं और मान लीजिए स्टार प्लेयर के रूप में उभरते हैं, जैसे कि पिछला जो खेल हुआ था ये यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें शिवा नाम के खिलाड़ी थे, उन्होंने 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीता, स्टार के रूप में उभरे, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला। उसी तरह हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो खेल हो उसमें बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हैं। 4 शहरों में हो रहा है, चारों शहरों में लोग बहुत बड़ी संख्या में जुटेंगे, मशाल दौड़ हो रही है, घर घर गांव गांव तक जा रही है। तो लोगों में क्या होगा, एक लगेगा कि नहीं, इस खेल से हमको भी जुटना है, एक मास मूवमेंट होगा। और जब तक आप बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नहीं जोड़ते हैं खेल से, तब तक आप चैंपियन नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे इक्का दुक्का चैंपियन पिछले 50 वर्षों में हमने देखा। और इधर पिछले 10 वर्षों से जो खेलों के प्रति नई पहल आई है, नई जागरूकता जो सरकार की तरफ से लाई जाने की कोशिश की है, तो आप देखिए कितने चैंपियन हमें मिल रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा जैसे गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जीत जाना, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन में ऐसा भी देखेंगे कि हमारा खिलाड़ी एक गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में जीते। विश्व एथलेटिक्स में मेडल हमें आने लगा। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है। और यूनिवर्सिटी गेम्स की इसकी भूमिका है, क्योंकि जब तक आप बचपन से प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, खेलो इंडिया में क्या है कि अंडर 17 से प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तब तक खेलों का विकास नहीं होगा। शायद इसी नाम भी चुना भी गया है कि खेलो इंडिया, मतलब इंडिया खेलो। हाँ, पूरे इंडिया को खेलो, सबको शामिल होना है। चाहे आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी खेल और किसी भी उम्र के लोग खेले। मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 2 एडिशन की बात करें तो बिहार के जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो परफॉर्मेंस हम कहे तो बहुत मतलब गिने चुने, जैसे कराटे में हमें मेडल मिला, रग्बी खेल में मिला। अब भी जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, जैसे बैडमिंटन, जो आपका जमाना था कि जिस समय में बैडमिंटन के मेडल्स मिलते थे, एथलेटिक्स में हुआ करते थे, आज कहीं दिखते नहीं हैं बिहार की यूनिवर्सिटी। क्या कहना चाहेंगे कि ये हम फिर से, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो फिर से ये मेडल अपनी खाते में लाए, अपनी झोली में लाए, यूनिवर्सिटी के खाते में डाले, इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी और क्या आप अपना सुझाव देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बोला आपने। एक्चुअली हम लोग जब खेलते थे तो एक चीज अच्छा था कि हमारे उस समय के जो खेल पदाधिकारी या शिक्षक यूनिवर्सिटीज में होते थे बहुत ही कोऑपरेटिव होते थे, और एक प्रॉपर जो सम्मान होता था खिलाड़ियों को दिया जाता था। हम लोगों को स्थिति ये थी कि हम लोग अगर वीसी से भी मिलना चाहते थे तो आराम से मिल सकते थे, हम लोगों को रोक टोक नहीं होती थी। आज की स्थिति में ये है कि खेलों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज। इसके लिए जो और सब यूनिवर्सिटीज, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं,
उनमें काफी ध्यान दिया है और वो उसका नतीजा भी दे रहे हैं। हम लोगों के टाइम में शिक्षकों और खेल प्रशासकों द्वारा जो हम लोग को उपलब्ध कराया जाता था, वो हो सकता है कि हम लोगों के लिए उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ही उत्साही थे। हमारे जमाने में चाहे आप बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, आपको फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, किसी भी गेम में बहुत ही उत्साहवर्धक था हम लोगों के टाइम में, और हम लोगों ने उसका परफॉर्मेंस दिया। हम लोग माने 2 बार हम लोग इस जोन चैंपियन हुए, 1 बार इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लिए, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था हम लोगों का भी। क्रिकेट का भी वही हाल था जी। हाँ, फुटबॉल का, वॉलीबॉल हमारे टाइम में बहुत अच्छा था। हाँ, संजीव जी लोग थे। तो अभी जरूरत है मेरे विचार से कि यूनिवर्सिटीज में एक इसका प्रभाग बनाया जाए, एक डिपार्टमेंट इसको बनाया जाए, बनाकर एक इसका प्रभाग बनाया जाए, एक डिपार्टमेंट इसको बनाया जाए, बनाकर वहां हर खेल के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे कोचेज वगैरह हैं, उन लोगों को रखा जाए। नहीं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटीज का बजट कम है, नहीं बेयर कर सकते हैं, ओके, आप टाइमिंग जब टीम जा रही है तो कम से कम 2-4 महीने के लिए तो बुलाकर आपको उनसे कर्ज ले सकते हैं। उनका बजट में मैं बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो है वो आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें कि मुझे भी पता है कि बिहार में चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, कई जगहों पर इंडोर हॉल, सिंथेटिक, एस्ट्रोटर्फ, स्विमिंग पूल के लिए योजना स्वीकृत है और राशि भी फर्स्ट फेज की आ गई है। तो ये उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर से अभिषेक जी खेलने को मिलेगा जी, लेकिन उसकी बारीकियों को समझने के लिए जी, हम जो गलती करते हैं खिलाड़ी, उनको समझाने के लिए जी, कोचेस का जरूरत है। जी। आप घर में अगर चूल्हा ले आए, बहुत अच्छा चूल्हा ले आए, आपको खाना बनाना ही नहीं आता है, तो उस चूल्हा किस काम का होगा? इसलिए जरूरी है कि खिलाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी है कि जगह मिले खेलने का। अच्छा, दूसरे प्रायोरिटी में है कि प्रशिक्षक भी हों, जो हम जब खेल रहे हैं हमें नहीं पता चलता कि मैंने क्या गलती किया, कौन सा ऐसा स्ट्रोक मारा है, या हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या था, कहां उसको जाना था। अगर उसमें कोई ये है तो वो बाहर बैठा है, कोई कोच ही बता सकता है कि क्या हमने गलती की, और उसमें उसका सुधार लाएगा। अभी एक भी यूनिवर्सिटीज में आपको प्रॉपर कोचेस वगैरह हमारे नजर में अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ, हमारे टाइम में भी नहीं था, लेकिन बाहर से बोरो करते थे। उस टाइम भी बाहर से बोरो करके 15 दिन का, 1 ही महीना का, कम से कम बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों को दिया जाता था, और जिसका नतीजा भी हम लोग यूनिवर्सिटी को लौटाते थे। अभी उन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है यूनिवर्सिटीज को। अगर चाहते हैं कि हाँ, हम अपने पुराने दिन में वापस लौटें, हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो, हम इंडिया में अपना नाम करें, तो उसके पीछे आपने एक तो बहुत अच्छा बताया कि बजट मिला है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे कोचेस पे भी उतना ही बल देना पड़ेगा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना है। तो मेरे विचार से तो ये बहुत लाजमी है। आगे जो एक तो प्रेमचंद जी, हम जानना चाहेंगे कि एक तो जो आयोजन की बात होती है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में आयोजन नहीं होते हैं और ये सारी चीजें, तो खैर यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इसमें सेल्फ आपको नॉमिनेट करना है। यदि आप उस परफॉर्मेंस के अंतर्गत आते हैं तो आपको खुद नॉमिनेट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, आपका डायरेक्ट ऑनलाइन। हम इससे इतर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारतीय विभिन्न खेलों के जो प्रदर्शन है, उसमें इस यूनिवर्सिटी खेलों का क्या योगदान रहेगा, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, एक चीज तो पहला बात आप समझिए कि इंटरनेशनल एरिना, खास करके ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए एक सुनिश्चित साइंस और सिस्टम का होना आवश्यक है। अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में ये चीज पहले आ गया। भारत में ये चीजें अब पनप रही है 2018 के बाद।
तो यूनिवर्सिटी में जो आप प्लेयर्स तैयार करते हैं ना, तो उस लेवल पर जाने के लिए भी आपको 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। और शॉर्ट ड्यूरेशन में आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं कभी भी आप ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के लिए आप भी प्रशिक्षक रहे हैं और आप जानते हैं कि एक सिंपल है, अशोक जी भी प्रशिक्षक रहे हैं। एक बताया जाता है कि यदि एक 8 साल 10 साल के बच्चे के आप कैच कर लेते हैं और 10,000 घंटे की ट्रेनिंग उसको दी जाती है, जिसमें करीब 10 साल से 12 साल लग जाता है, तब वो 20 साल 21 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो इतना लंबा ट्रेनिंग फेज चलाने की जो परंपरा है वो अब शुरू हुई है, पहले ऐसी बात नहीं थी। आज आप शॉर्ट ड्यूरेशन का कैंप कहाँ लग रहा है? शॉर्ट ड्यूरेशन का कैंप भी अपने बिहार में नहीं लग रहा है। कितना जगह कैंप लगता है, कहीं कैंप नहीं लग रहा है कोई। आप थोड़ा इसका भी चर्चा कर लीजिए ना, जो ये जो आपका 21 गेम वहां होने जा रहा है, उसमें मुझे जहां तक बिहार से लग रहा है कि एक रग्बी में आपको मेडल फंस सकता है, एक रोइंग की टीम आपकी मोतिहारी में बड़ी अच्छी तैयार हुई है, कराटे में हमारे जो प्लेयर हैं जाबीर मेडल है आपका। नहीं तो बेसिकली आपको आपसे अच्छा झारखंड करेगा, जिनकी आर्चरी की टीम बड़ी स्ट्रांग है, एथलेटिक्स की टीम बड़ी स्ट्रांग है, और हॉकी मेंस वोमेंस उनका बड़ा स्ट्रांग है। हम जानना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल नहीं तो इंटरनेशनल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आज का जो आप, हम लोग के जमाने में भी जो चैंपियंस हुआ करते थे, आपको बताएं 81 में पीटी ऊषा इसी बीएचयू में कालीकट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए 100-200 मीटर में गोल्ड ली थी। उसके बाद 1982 एशियन गेम में उनका भी सिल्वर ही रहा था। तो यूनिवर्सिटी एक लेवल प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी चैंपियन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो यूनिवर्सिटी चैंपियन हुआ वो नेशनल चैंपियन हो गया। आदिल सुमारी वाला भी जब 1981 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 100 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके बाद वो नेशनल, लेकिन इंटरनेशनल एरिना में कम से कम एथलेटिक्स में हम जानते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी चैंपियन लड़का जो है अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया है। और यदि उसको आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है ना, तो एक लंबी ट्रेनिंग करानी होगी, और उसमें भी फॉरेन कोचेज के साथ भी रखिए। और एक चीज और आपको बताएंगे ना कि अब का जो है माहौल थोड़ा बायोलॉजिकली चेंज हो गया है। अपने यहाँ ना तो स्पोर्ट्स लैब है, ना तो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और सबसे बड़ी बात, अशोक जी भी NIS में पढ़े होंगे ना, एक एडोलसेंट होता है। जब हमारा ग्रोथ 16 होता है इंडियन एथलीट का ना, तो यूरोपियन का और अफ्रीकन का 12 हो जाता है। तो ये 4 साल का गैप जो है ना, इसको नापने पर भी हमको बहुत काम करना होगा। इसके लिए बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि ये इसको कैसे ठीक कर रहे हैं। एक ये भी चीज हो सकता है कि जो हमारे यहाँ स्कूल गेम्स के आयोजन होते थे, और फिर जो हम कहते हैं कि एलीट खिलाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं गैप रहता था। जो बच्चे स्कूल लेवल पे स्टार्ट करते थे, फिर कुछ को प्रमोट मिला और वो एलीट ग्रुप में गए, लेकिन बीच के खिलाड़ी जो कहीं पीछे चढ़ जाते थे, उनको ये मौका मिलता है कि यूनिवर्सिटी में वो कंटिन्यू करें, और कहीं ना कहीं वो फिर बैक करके, यदि पीछे भी हैं, पिछड़ भी गए, अपने परफॉर्मेंस को फिर से वो सुधार करके, या वो गैप बांटने के लिए भी ये यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत यूनिवर्सिटी गेम देखिए, आप अभी बता रहे हैं ना कि जो पिछड़ गए, यही तो हो रहा था। अभी हम लोग जिस जमाने में थे, तो सीधे मैट्रिक के बाद हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था। अब +2 जब स्कूल में आ जाता, तो वो बच्चा ना स्कूल गेम्स में जा पाता, ना यूनिवर्सिटी में जा पाता है, तो उस बच्चे का 2 साल बर्बाद हो जाता है। और किसी भी गेम में 2 साल का गैप बड़ा खतरनाक होता है, निश्चित रूप से। तो हमारा ये कहना है कि यदि बच्चों के लिए आप करना चाह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बनाइए। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप बनाइएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी रिजल्ट नहीं मिल सकता है। हम जानना चाहेंगे राजीव जी कि खेलो इंडिया जो है जी, ये तो अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी गेम्स, और ये कि खेलो इंडिया की बात हम करें, एक हमने देखा है कि चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो या स्कूल गेम्स की बात हो, या खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की बात हो, या किसी प्रकार के इंटरनेशनल इवेंट में, जो कहीं साइकोलॉजिकल बूस्टअप की जरूरत थी, हमने ये लगातार हमने सब देशवासियों ने देखा है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में हम देशवासी अब खिलाड़ी के पीछे रहते हैं। हमारे टॉप जो हैं प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के हेड हैं, वो भी खिलाड़ियों के मैच टू मैच न सिर्फ उसका देखते हैं, उस मैच को रिव्यू करते हैं, बल्कि उन खिलाड़ियों से बातें करते हैं। जी, बिल्कुल। इवेंट में जाने के दौरान, मैच के दौरान, मैच से लौटने के दौरान।
तो ये कितना प्रभाव डालता है खिलाड़ियों के? बहुत बड़ी बात आपने कही। जब शीर्ष स्तर से अगर प्रोत्साहन मिले तो निश्चित तौर से न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि पूरे देश में एक माहौल भी बनता है। जैसे आपने सही कहा, जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई मेडल जीतता है तो तुरंत उसके बाद उनका फोन कॉल जाता है। या कई बार तो आपने देखा होगा CL